धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज बात करेंगे भारत के संदर्भ में ग्रोक को लेकर, क्योंकि अब मुकदमेबाजी तक बात पहुंच गई है। आज बात करेंगे अमेरिका में ट्रंप बाबा जो हैं वो क्यों जानकारियां छुपा रहे हैं मस्क से चीन के मुद्दे पर। और आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में गाजा की खबरों में कि तुर्की के अंदर जो बवाल शुरू हुआ है उसका क्या मतलब निकलता है, और नेतन्याहू को जो फटकार लगी है कोर्ट से उसके क्या माने निकाले जा सकते हैं। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जो गर्जना अपनी दिखाई है, उस गर्जना के क्या समीकरण वर्तमान हालात के अंदर मिडिल ईस्ट की धरती पर दिखाई दे रहे हैं। हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स पर लेकिन नहीं लगाना चाहिए था, मतलब जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहले बात करते हैं सर ग्रोक को लेकर, क्योंकि आज भारत में मुझे लगता है रोजाना खबरें इसी को लेकर बन रही हैं। मुकदमेबाजी की नौबत क्यों आ गई है सर? वैसे ग्रोक नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्स ने एक बार पहले भी मुकदमा किया था प्रोबेबली दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन उस समय एलॉन मस्क के अपने पसंदीदा राष्ट्रपति नहीं थे, ना ही वह किसी खास मंत्रालय के हेड थे जो अभी इन्होंने बना रखा है डॉज, उसके नहीं थे। लेकिन अब जो है, मैंने पहले भी कहा था जब ग्रोक की बातें चल रही थी कि भारत सरकार यह जरूर कोशिश करेगी, और पूरी बेचैनी थी। 4 से 5 दिन हो गए जिस तरह से ग्रोक ने इन्हें नंगा कर दिया था कि एल्गोरिदम चेंज करके, यानी इस कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट में या भारत में करके जिस तरह की चीजें ग्रोक कह रहा है वो ना किया जाए। ग्रोक से मैंने इस पर सवाल पूछा था, ग्रोक ने जवाब दिया था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम स्वतंत्र हैं, हम फैक्ट पर आधारित बातें करते हैं। यानी इसके लिए बहुत लफड़ा था। एक वकील से भी मैंने बात किया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू रखते हैं, मतलब जानकारी रखते हैं। काफी लंबी बातें हुई थी कि नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है, नहीं हो सकता है। लेकिन भारत सरकार ने एक नया तरीका निकाला कि उनकी जो मंत्रालय है, जो एजुकेशन और दूसरे इससे रिलेटेड है, सूचना मंत्रालय और जो कुछ है, उन्होंने ये किया कि उस तरह की सूचनाएं जो आती हैं जो भारत सरकार के खिलाफ है, भारत के स्वतंत्रता के अगेंस्ट में है, यहाँ पे हिंसा फैला सकती है, और ग्रोक गाली गलम करता है, ये मैंने बताया था। अरे बहुत अहम पॉइंट है ये गाली गलम वाला। जी देखिए, अब मुझे लगता है कि जानबूझ के इधर से गाली दिया गया हो ताकि उधर से गाली आता है तो हम करें, और इस आधार पे उस तरह के पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया, चूंकि हाथ में कुछ होगा। और इस तरह से जो भी ग्रोक कर रहा था उसकी जो पैनी नजरें और तीखी जो दांतें थीं और जो फैक्ट पर आधारित था, जो पूरा एक्सपोज कर रहा था, उसमें काफी, मतलब मान लीजिए कि 20-25% तक रोक लगा दी। अभी जो मैंने सवाल 1-2 पूछा था जवाब ही नहीं दिया, घुमा घुमा क्या रहा है। तो इसका मतलब है, और लोगों ने भी लिखा है कि बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं आए। तो हमारा संदेह सही निकला। लेकिन अब जाके जो आईटी एक्ट है जिसके तहत, जो अभी पहले का है, करीब दशक भर से ज्यादा पहले का है, उस आधार पर लेकर भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ कर्नाटक में पहुंच गए हैं ये ग्रोक के मालिक, यानी एलॉन मस्क की कंपनी वहां पहुंच गई है, और उन्होंने हाई कोर्ट में वहां पे केस दर्ज किया है कि उस पहली बात की वह जो आईटी एक्ट है वो गलत है। यदि सही भी है तो वह हमें मौका देता, पहले हमें बताइए, अपने आप एक तरह से नहीं कर सकते। नंबर 2, हमें मौका दीजिए कि हम भी उसका प्रतिवाद करें और हम फैक्ट जाने। बिना ऐसा किए हुए केवल ये दिखाता है कि किस तरह से भारत सरकार जबरदस्ती हमारे खिलाफ, हमारे जो अभिव्यक्ति है स्वतंत्रता की, बोलने की, और वहां के लोग उसको दबा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। तो अब के केस में और पहले के केस में, जो आज से 4 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले हुए थे, मान लेते 3 वर्ष पहले हुआ था, बहुत अंतर है कि एलॉन मस्क अब सत्ता में है और इतनी आसानी से उनके बात को, हालांकि उन्होंने अभी न्यायालय की प्रक्रिया ली, अभी सीधे के सीधे वहां के राष्ट्रपति नहीं आए हैं,
वह बहुत कुछ कर सकने में सक्षम है जो बाकी जगह से मैक्सिमम प्रेशर के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। तो यह एक बहुत ही जबरदस्त संकेत है भारत सरकार के लिए कि वो कहां तक झुकते हैं और कहां तक वह गिरवी करते हैं दरवाजे, पिछले दरवाजे की तरफ से, और फिर से जो भी है उनके सामान आ रहे हैं उनके ऊपर जो भी हमने वैट लगा रखी है या दूसरे तरह के टैक्स लगा रखे हैं या रोक लगा रखे उसके पीछे जाएं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों विदेश नीतियों में कहां कहां और झुके, हमारे यहाँ उनकी संपत्ति या संपत्ति नहीं कहें, कैपिटल, निजी पूंजी किस तरह घुसे, वह सब देखने की बातें होंगी। जी, लेकिन आपने अभी कहा कि ग्रोक ने वो जानकारियां देना बंद कर दिया है, गोल गोल घुमा रहा है हमारे बारे में भी, यानी कि धाकड़ खबर को लेकर भी आपने उससे सवाल किया, उसने बहुत कुछ बताया और ऐसा बता दिया जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि 2019 में चैनल हैक हो गया, काफी दिक्कतें हुई, दुश्वारियां हुई। उसी के बाद चैनल पे तो आफत हमारे पे भी आ गई है, यानी कि ग्रोक जिस जिसके बारे में सच बता रहा है, दिक्कतें तो उन सबको हो ही रही हैं, हमारे चैनल को बंद कराने की चीजें हो रही हैं सर। हाँ, ये आपसे कल बातचीत चल रही थी, आज सुबह भी पता चला, सुबह ही मुख्य रूप से बातचीत में पता चला। और यहां जहां तक बात है इन लोगों का, अब सरकारी तंत्र के अलावा गैर सरकारी भी तंत्र वैसे जो कि हर जगह परेशान करने के, जो कहीं ना कहीं से इस सत्ता के साथ जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कि जो बहस चलता है मिलिट्री पॉइंट पे हमारे गोदी मीडिया में, तो कहते हैं कि ये कांग्रेस के हैं, ये भाजपा के हैं, ये इंडिपेंडेंट रिटायर्ड फौजी हैं, ये कहीं से भी इंडिपेंडेंट नहीं जो जाकर चिल्लाते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं और देश के स्वतंत्रता के नाम पर, देश में एकता के नाम पर वही बातें कहते हैं जो आरएसएस वाला कहता है। हालांकि आरएसएस का एक अलग होता है, भाजपा का एक्सपोर्ट अलग होता है। तो ये सारे हर जगह फैले हुए हैं। तो इसमें इसलिए नहीं मतलब सतर्क रहना चाहिए कि हम डरे हुए, इसलिए सतर्क होना चाहिए कि अनावश्यक हमारा चैनल जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है वह उस पर कंट्रोल ना लग जाए, उसको शैडो उसको ना डाल दी जाए, बैन ना कर दिया जाए, जिससे हमारी पहुंच हमारे सुनने वालों के पास हो रहा है उसको रोक ना लगा दिया जाए। ये सब ना करें। गूगल भी आजकल बाय लाज यही काम करना शुरू कर चुका है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, छोटी सी अपील आप लोगों से करूंगा कि कभी भी कुछ भी हो तो आप धाकड़ समाचार सर जरूर कीजिएगा, वहीं पे शायद हम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो भी परिस्थितियां रहे भैया काम तो करना ही पड़ेगा। वो अपनी चीजों से बाज नहीं आ सकते हैं तो हम ही कौन सा रुकने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं और खबरों की, और पहला जो इसमें हमारे पास अपडेट है वो आ रहा है उस सिलचर यूनिवर्सिटी से जो असम में स्थित है। वहां पे रोजा इफ्तार नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर को गायब किया जा रहा है जो वहां का प्रोफेसर वहां की छात्राओं के साथ कर रहा है। ये प्रोफेसर हालांकि अभी सस्पेंड हो गया है और जेल भी शायद उनको डिटेंशन में लिया गया है। और जो छात्रा थी, उनका आरोप था कि इसे अपने पर्सनल चैम्बर में बुलाया, संभवतः कुछ एजुकेशन मसले पर बातचीत करने के लिए, और कहा कि दरवाजा बंद करो, भागी वहां से। तो इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां तक रोजा इफ्तार की बात है, इस पे वहां के यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा है, वाइस चांसलर वहां से बाहर थे, कहा कि वो आएंगे तो पूरा निर्णय देंगे, लेकिन यह लग गया था, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि शायद नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनका कहना है कि हम लोग धार्मिक आयोजन नहीं करने देते, पिछले 2 वर्षों से कर रहे थे, और दूसरे तरह के धार्मिक आयोजन होते। तो इसके तरफ से जिन्होंने कहा था, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, इन्होंने अपने सर्कुलेशन में कहा कि हमें अफसोस है कि इस तरह की चीजें नहीं हो रही है। हम भी सेक्युलरिज्म के पक्ष में हैं, लेकिन हमारी चाहत होगी कि सेक्युलरिज्म मतलब केवल हमारे ही लिए नहीं, कुछ चहेतु लोगों के लिए जो है उनके लिए भी होना चाहिए। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, बल्कि इस हद तक सहमत हूं कि यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहां तक होता है, और जो प्राइवेट में होता है, वहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे मंत्री लोग वहां जाके धर्म के नाम पर वहां जो कर रहे हैं यह सब बंद करें, क्योंकि यह देश एक सेक्युलर देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको उलट के आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एएमयू में होली की इजाजत नहीं मिली तो किस तरीके से बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, और अलीगढ़ से बीजेपी का सांसद सतीश गौतम कहने लगा कि सबको ऊपर पहुंचा देंगे, और बाद में फिर वहां पर होली की परमिशन दी गई। तो सिलचर और एएमयू में कंपेयर करके देखिएगा किस तरीके से मीडिया ने कवरेज किया और किस तरीके का इस मुद्दे को उठाया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, मणिपुर से आ रही है। ना लड़कियां कॉलेज में महफूज हैं, ना यूनिवर्सिटी में महफूज हैं, और ना ही अपने घरों में। छोटी सी बच्ची के साथ वही वाली दरिंदगी फिर से मणिपुर में हो गई है सर।
बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। 7 वर्ष की बच्ची है, क्या उसमें है? और उसके जहां तक चोट लगे हैं, जैसे लगे हैं खून से, वो है जो इसका लाश मिला, माँ बाप ढूंढ रहे थे। हालांकि दोनों तरफ की जो महिला संगठन है, मैटी और जो दूसरे हैं, उनके तरफ से भी आ रहा है कि जैसे भी हो, जो भी दरिंदा है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। और ये सब हंगामा हो रहा है, लेकिन वहां पे अभी भी जहां तक हिंसा का वातावरण है वह जारी है। 50,000 से अधिक लोग जो विस्थापित हो चुके हैं वहां भी है। और ये घटना उस कैंप से घटा जहां पर कि बहुत सारे शरणार्थी थे, यानी पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो भी पहरा था, इसके बावजूद यह हुआ है। और जो पकड़ा गया है वह इनमें से एक संगठन का, नाम बताने की जरूरत नहीं है, एक संगठन के एक जगह का, वहां का वह चेयरमैन था। जी। क्या कर सकते हैं जब ऐसे लोगों को, न्यायाधीश की सीट पर बैठे हुए लोग ये कहते हुए छोड़ दें कि स्तन छूना और पाजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार नहीं होता है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से है सर। इन्होंने बल्कि बाद में इसके पक्ष में, मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहूंगा, जो घटना है, जो वर्डिक्ट है, आपने कही दिया है कि उस ऑर्डर से ये उसका इन्फरेंस ले रहे हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा गया था कि स्किन टू स्किन जब तक संपर्क नहीं होता है तो उसमें पॉस्को का कोई मतलब नहीं है। जबकि पॉस्को बना ही था कि नाबालिग बच्चियों के खिलाफ यदि कुछ होता है। ये तो बहुत अंदर तक की बात, जाने वाली बात हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को खारिज कर दिया था कि नहीं, गलत बात है, उस पर डांट लगाई थी। और जिस चीज को हाई सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसका आधार बना कि इस तरह का भोंडा ये वर्डिक्ट दे रहे हैं, इस निम्न स्तर की वर्डिक्ट दे रहे हैं, यह दिखाता है कि हमारे तथाकथित न्यायमूर्ति, ये लोग न्याय के मूर्ति लोग हैं, योर ऑनर, योर लॉर्डशिप है ये लोग। और ये किस तरह के खुद अज्ञानी, अंधविश्वासी, और किस तरह की ये काम करते हैं। इसी के संदर्भ में देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट से जो यहाँ के एक पकड़े गए हैं, 15 करोड़ कैश मिला, उनको छुपाने की कोशिश की, और उसके बाद से हंगामा चल रहा है। और काटजू ने कहा, जो रिटायर्ड एक हैं, अच्छी बातें कहते हैं, कि बहुत पहले उन्होंने कहा था कि 90% न्यायालय में जितने जज हैं वो भ्रष्ट है। अब मुझे यह आंकड़ा तो नहीं मालूम है, कोई है नहीं, लेकिन मैं इनसे हद तक सहमत हूं। उनका कहना है कि यदि वास्तव में खोज हो तो इनके प्रति इस केवल न्यायमूर्ति का नहीं, तथाकथित न्यायमूर्ति का नहीं, लेकिन इसके पीछे भाजपा के जो गृह मंत्री, उनका भी हाथ निकलेगा। अब मेरे पास इसका कोई आधार नहीं है, यह उन्होंने कहा है। तो पूर्ण रूप में यही कहूंगा कि हमारे जो भी न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, वह कहीं से भी हमारे अब आम जनता के लिए काम का नहीं है, बल्कि एक, बहुत पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो एक फेमस नॉवेल है द केन म्यूटनी, यह लिखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, और उसका नायक जो है कहता है, केन एक जहाज था, उससे म्यूटनी हो जाता है, विद्रोह होता है, और उसके जो कैप्टन थे, जो एक पागलपंथी का हद तक जाता है। हालांकि उसको दंड नहीं दिया गया, इसलिए कि एक कमांडर को दंड देंगे तो हर कमांडर के पीछे बवाल हो जाएगा, क्योंकि यही होता है। उसमें जो कहा गया था, इसको ध्यान सुनिए, कि जितने भी कानून बनाए गए हैं बहुत विद्वान लोग बनाते हैं, ताकि बड़े जितने लोग हैं उनके पक्ष में, और नीचे वाले जितने मूर्ख हैं उन पर लागू किया जाए। गजब गजब, बहुत अच्छा सेंटेंस है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। 3 भारतीयों को इंडोनेशिया में क्यों फांसी की सजा दी जा रही है सर? इन लोगों के पास करीब 100 किलो से अधिक एक तरह का नशा करने वाला, क्रिस्टल मेथ कहते हैं, पता नहीं इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, नाव में पकड़ा गया। जो सिंगापुर, और ये दोनों आसपास हैं, दोनों देश, सिंगापुर की तरफ से आ रहा था वहां पे, और इंडोनेशिया के जो भी ड्रग एंड वो कंट्रोल करने वाले हैं, उनको मिला तो इसको पकड़ा, और ये तीनों पकड़े गए। हालांकि शिप चला गया। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके कैप्टन को, हालांकि वहां पकड़ा नहीं गए हैं, इस जहाज के, उसकी मतलब बात हुई थी कि तुम बताओ, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आए थे, और इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा दिया, कहा मैं गया, मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ भी इनका काउंटर क्वेश्चन नहीं दिया गया। ये उसके जो प्रोसिक्यूशन वाला तो चाहता है कि इनको डेथ की सजा मिले, लेकिन जो इनके पक्ष में जो लड़ रहे हैं, जिसमें एक इंडियन नेवी का भी कमांडर है जो कि ये काम करते हैं, मतलब वो इंटरनेशनल लॉ के जानकार, कहते हैं कि 100 केजी से अधिक बिना कमांडर या उनके 2 IC हो, 3 IC हो, जो उनके अंदर में हो, जानकारी के संभव नहीं कितना बड़ा सामान लेके है।
यानी इन तीनों का नहीं जो तीनों कर रहे हैं। तो मैं नहीं जान पा रहा हूं कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से संभवतः ये निर्दोष भी हो सकते हैं। कानून कठिन है, लेकिन फांसी की सजा यदि इस तरह के संदेह है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जी, जो बवाल चल रहा है सर इंडोनेशिया में, वहां की सरकार ने सेना को लेकर कोई नया कानून बना दिया है, वो क्या बखेड़ा है वहां? वहां के प्रेसिडेंट जो कभी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको डिफेंस में भी थे, इनको निकाला गया था क्योंकि उस समय के जो राष्ट्रपति थे वह एक बड़ा ही तानाशाह थे और उनके मदद करते थे। बाद में देशवाद वगैरह का नाम लेके ये अब राष्ट्रपति बन गए और ये कह रहे हैं कि जितने सिविल वैकेंसीज है डिफेंस मिनिस्ट्री में होता है और जो पार्लियामेंट में वहां का लॉ है करीब 2003-5 के आसपास का है, जिससे कारण मिलिट्री पर्सनल पार्लियामेंट नहीं जा सकते, उसको रद्द कर दे और अब सिविलियन के जगह पे वो मिलिट्री ऑफिसर वहां पे आएंगे। यानी हर तरह से पूरे देश को का सैन्यकरण करना चाहते हैं, मिलिट्री पावर करना चाहते हैं, तथा कथित जो भी प्रजातांत्रिक अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। हर जगह के तानाशाहों का यही कहानी है। जी, दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल लंदन के एयरपोर्ट पर कल आग लग गई, बिजली गुल हो गई, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गई। ये इत्तेफाक है, हादसा है, या कोई साजिश थी, आतंकी हमला है? ऐसे जहां तक षड्यंत्रकारी थ्योरी है, कहते हैं कि शायद रूस का हाथ हो, लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं चली है। आग लग गई और काफी अभी शुरू हो गया और इनका 1300 से अधिक फ्लाइट इनका कैंसिल हो गया। बड़ी जबरदस्त अफरा तफरी मच गई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ जितने उड़ान थे बंद हो गए और जो भी कारण रहा नहीं पता था। लेकिन सबसे बड़ा चीज यह पर लगा कि स्टैंड बाई मेजर्स तुम्हारे थे। मान लीजिए आपके यहाँ आपदा आता है, भारत में आता है, तो कहते हैं कि भारत एक विकसित विकासशील देश है, विकसित नहीं है, इसलिए हमारे पास इस तरह की चीज नहीं है। यहां तक कि हमारे सोसाइटी में भी वो हाइड्रो पंप लगा हुआ, लेकिन वास्तव में इस्तेमाल करने जाए तो ना पानी आता, ना कुछ हद तक कभी से उसका उपयोग हुआ ही नहीं है। लेकिन यह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे हुआ है, तो यह जानने की बात है कि ये लोग आम जनता के, यहां तक कि जो बड़े बड़े पैसेंजर आते रहते हैं, उनकी सुरक्षा का कोई भी ख्याल नहीं किया जा सकता है। इनको मुनाफा मुनाफा और केवल मुनाफा चाहिए। जी, चलिए अब अमेरिका से जुड़ी खबरों की बात करते हैं। और आपने कहा कि मुनाफा मुनाफा और सिर्फ मुनाफा चाहिए, तो ऐसा कौन सा मुनाफा नजर आ रहा है ट्रंप को चीन में, जिसके बारे में वो अब मस्क को भी नहीं बता रहे हैं? असल में ये मेरे दिमाग में सवाल आया कि ये जब मैंने हेडलाइन देखा, न्यूज में आ रहा था कि भैया इनको जरूरत क्या पड़ी कहने की कि जो भी हो रहा है चीन में हम मस्क को नहीं बताऊंगा, ऐसे अपने आप अन्यास तो नहीं बोलेंगे। तो एक वहां का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, सबको मालूम है, उसमें खबर आया कि डिफेंस मिनिस्ट्री हेड से जो भी हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर नए बने हैं, उनके नेतृत्व में एक वो होगा, चीन के ऊपर बातें बताई जाएगी, जिसमें होगा कि भाई चीन के साथ कैसा संबंध है, क्या क्या आ रहा है, खासकर उनका जो टिकटॉक है वगैरह है, हमारे यहाँ किस तरह की चीजें कर रहे हैं, वहां होगा। तो इस पे न्यूयॉर्क टाइम्स का यह एक गेस वर्क है कि इसमें संभवतः आगे चीन से युद्ध होगा तो वहां कहां कहां कैसे कैसे तरीका कराएंगे, इस पे इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाल के कहा राष्ट्रपति ने कि नहीं, इसमें नहीं बताया जाएगा, इनको ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बातें होंगी तो जरूर इनको भी बताया जाएगा, वो भी उसमें शामिल होंगे। हालांकि इस तरह की युद्ध में किस तरह की बातें होंगी, डायरेक्टली लड़ाई रशिया से नहीं चाहते तो चीन से भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि सीधे के सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब का वहां पे इस तरह की घटनाएं घटेंगी। तो ये बातें जो है सो मुख्य रूप से हवा में हो रही है, लेकिन अंदर में यह देखना है कि किस तरह से ये वहां का पूंजीपति वर्ग, वहां के हर, कहने के लिए सरकार है, हमारे भी कहने के लिए सरकार है, लेकिन इस सरकार में आरएसएस और पूंजीपति वर्ग किस तरह से प्रवेश कर चुका है, चाहे वो सेना हो चाहे न्यायालय हो, यह हमें समझने की जरूरत है। जी, कोई खुफिया रिपोर्ट की बातें तो जो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स हैं उनको लेकर भी कर रहे हैं ट्रंप, यानी कि ट्रंप के पास खुफिया तौर पे बहुत कुछ रखा हुआ है। ट्रंप कहते हैं कि इससे बड़ा खुश हूं, इस पर डाला है। और ये बात चली है, चूंकि एक वहां द सन करके एक मैगजीन, इस मैगजीन में वहां न्यूज़पेपर में खूब निकलता है। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे इंग्लैंड, जो वास्तव में उनके राजा, हमारे भी राजा वो है, जो इनका स्वतंत्रता के बाद से जो हमने इनको बनाया उसका हिस्सा ये बने, कॉमनवेल्थ का।
56 देशों का है, और उसमें 5-6 ऐसे भी देश हैं जो बाद में बने हैं, मुख्य रूप से जो इनके अधीन थे, जैसे भारत। और अभी तक भी हम वो अधीनता स्वीकार करते, कुछ देश छोड़ के भाग चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफी जबरदस्त अच्छा, वो आंदोलन हुआ। मुगल नहीं है ना सर, उनके नाम पे नफरत फैलाएंगे तो कुछ धंधा पानी नहीं होगा वोट का, तो इसलिए बीजेपी आरएसएस कभी इस मुद्दे पे बोलते ही नहीं है। बिल्कुल खामोशी है। यहां तक कि कोई खास हीरा जो था, जिसको लाने की बात हो रही थी कि हम लेके आएंगे, कौन सा हीरा था मेरे दिमाग से निकल गया, जो इंग्लैंड के कोहिनूर। कोहिनूर कोहिनूर, जी जी जी, कोहिनूर। हमारे बागपत शहर में कोहिनूर वॉच के नाम से एक घड़ी की दुकान है, तो इसलिए मुझे कोहिनूर बहुत याद रहता है। तो वो अभी भी लंदन के वहां म्यूजियम में है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब मुख्यमंत्री थे, कहते मैं जाऊंगा तो ले आऊंगा, पता नहीं अभी कहां है क्या है। खैर, तो ये जो है किंग्स चार्ल्स जो है, जो कि कनाडा के राजा हैं, इनको बुरा लग रहा है कि कनाडा की ये हालत की जा रही है, और इसलिए इन्होंने कहा कि भाई कुछ हम आपको गिफ्ट देंगे सीक्रेट रूप से। जब ये अभी जाने वाले, ट्रंप इंग्लैंड जाने वाले उसमें, तो ट्रंप कहते हैं मैं इससे बड़ा खुश होता हूं, कुछ भी मिल रहा है तो खुश होता हूं। लेकिन अनुमान यही है कि इनको ये ऑफर करेंगे कि भाई कि आप भी जो है इस कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन जाइए। गजब, ये मैं अच्छा है। राजा भले ही ना बनूं, लेकिन आप भी हिस्सा बन जाइए, लेकिन प्लीज बेचारे कनाडा को छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अभी इनसे कल या परसों पूछा गया था कि आप मजाक करते रहते कि कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली इस बात को कर रहा हूं। जी, सही कह रहा है, सन की आदमी है, पता नहीं क्या करेगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। वैसे उसे अंडे नहीं मिल पा रहे हैं, पहले कोशिश कर रहा था यूरोप से अंडे ले ले, अब तुर्की और साउथ कोरिया से उम्मीद जताई जा रही है कि वो अमेरिका वालों को करोड़ों अंडे देंगे। ये टेम्पररी बेसिस पे, वही चूंकि कनाडा ने देना बंद कर दिया है, और कनाडा से आना बड़ा आसान था, बॉर्डर जो है सो कॉमन है, खुला हुआ है, और कहते हैं कि वहां से 50 से 60% दाम अंडों के बढ़ गए। अंडों के कारण हंगामा हो रहा है, जनता में व्यापक असंतोष फैल रहा है, और कहते हैं कि यदि ना बाहर से अंडा आया, सप्लाई ना बढ़ा, जिस कारण से भी हो, मुर्गियां तो अचानक सप्लाई बढ़ा नहीं सकती हैं, 40% और दाम बढ़ेंगे। सोच लीजिए, जो है अंडा 6 रुपए का था वो 12 रुपए हो जाए, जनता तो परेशान होगी। यहां भी हुआ है, वैसे दूध के दाम बढ़े हैं, प्याज टमाटर तो खैर फेमस है हमारे यहाँ। जब भी यहाँ अदानी के जो भी उनका गोडाउन है, उनको मर्जी आता है दाम बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं, दाल के बढ़ जाते हैं। तो ये लोग इन देशों से, तुर्की और वहां से मनाने की बात कर रहे हैं टेम्पररी बेसिस पे, दक्षिण कोरिया से आएगा भी। ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, और यहाँ के किसान और यहाँ के जो बड़े व्यापारी बड़े खुश होंगे कि इनके अंडों के दाम बढ़ेंगे अब। जी, चलिए अब रुक करते हैं गाजा यानी कि मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और पहला जो यहाँ पे अपडेट है वो ये कि एससी ने पलट दिया है नेतन्याहू का फैसला, कहा कि रोनेन बार अभी भी सिम्बैड के चीफ बने रहेंगे लेकिन अगली सुनवाई तक। क्या वाकई में ये नेतन्याहू के लिए झटका है? ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि नेतन्याहू कितनी कोशिश के बाद वो जुडिशियल चेंजेस जो लाना चाहते थे, तथाकथित रूप से रिफॉर्म, हालांकि वो रिफॉर्म नहीं था, बदलना चाहते थे कि वही जज होगा जो इसको चाहेंगे, जैसे अमेरिका में बदल लिए जाते हैं। अब भारत में जो ही सिस्टम बन चुका है, एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे एक वहां के जो हमारे पार्लियामेंट के हेड होंगे, जो कि नेचुरली वही होगा जिस के प्रधानमंत्री हैं बाय लाज, और एक विपक्ष के नेता होंगे, यानी बहुमत उनका होगा। जी, तो इस सब के बावजूद भी हुआ, इसके लिए बता दूं कि लाखों की संख्या में फिर से जनता सड़कों पे है वहां से कि नेतन्याहू हटो, रिजिग्नेशन करो। और जो शिमबेट के एक चीफ को जो हटा दिया इन्होंने, रोनेन बार को फिर से वापस यदि आते हैं, तो सोच लीजिए कि इस बीच में ये मार्च अप्रैल, कम से कम 10-12 मार्च अप्रैल तक अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाए, तो तब तक के रहेंगे। तो जो भी सीक्रेट है, जैसा भी है, जो भी चाहेंगे, बहुत कुछ बदल सकता है। और इसमें यदि ट्रंप तैयार है तो हो सकता है नेतन्याहू को अंदर भी कर दो, बहुत कुछ हो सकता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि स्टीव बिटकॉफ की माने तो वो सीधे कह रहे हैं कि गाजा में जो कुछ कर रहा है इजराइल, उससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और इजराइल के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है पूरे अरबों के अंदर उसकी स्वीकार्यता करा दे, मान्यता करा दे। अगली खबर का रुख करते हैं। गूगल के उन लोगों पर जो आरोप लगा था कि वो गाजा में कत्लेआम करवा रहे हैं, उन्हें गूगल फिर से बुला रहा है। ये अभी मैंने कहा कि गूगल भी ऐसे काम कर रहा है, और बाय द वे उसके हेड अभी सुंदर पिचाई है। वो मतलब इस पे भी हमारे देश के जितने भक्त हैं बहुत खुश होना चाहिए। और वहां पे इन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी
इजराइल से खरीदा है गूगल ने $32 अरब का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कहां पे इस्तेमाल हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, क्या नहीं होगा। वहां पे WI2 करके एक संस्था है और उसमें ये लोग काम करते थे, जिसमें यूनिट 8200, संभवतः मैंने इसकी कभी चर्चा की थी। और इसका काम क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी लेटेस्ट है उसके मदद से जो जनसंहार है उसका ऑटोमेशन करना। ऑटोमेशन मतलब जैसे इन्होंने यूएवी छोड़ा तो ऐसे ऐसे जगहों पे मारना। जैसे अभी इन्होंने जो नए अभी जो लोग क्या है, जो यहाँ पे शिक्षा के लिए जो केंद्र खुला अभी छोटा सा, कि बच्चे वहां आएंगे खाएंगे, उस पर आक्रमण करके उन्होंने 50-60 बच्चों और उनके जो पढ़ाने वाले थे मार दिया। ऑटोमेशन है, यानी यूएवी जो ड्रोन है वहीं ढूंढ के जाएगा ये हत्यारे। ऐसे लोगों को जबरदस्ती उन्होंने, गूगल ने बुलाया कि आओ तुम्हारे हम काम करो, और ये इनको भर्ती कर रहे हैं। जी, सबको असल में सिर्फ पैसा चाहिए और ये लगता है नरभक्षी बन चुके हैं। ईरान को लेकर अगर जो है किसी तरह की बातें करना अमेरिका ने बंद नहीं किया हमारे ताल्लुक से, चीन का ऐसा कहना है, तो ठीक नहीं होगा। चीन लगातार, मैं देख रहा हूं ट्रंप के आने के बाद से ईरान को ज्यादा डिफेंड कर रहा है और खुलकर जो है अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। क्या कोई नई चीजें बन रही हैं सर? चीन के ऊपर जो चीन का सबसे बड़ा कष्ट है, रूस से लड़ाई हो रहा है तो चीन ठीक है, न्यूट्रलिटी रखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गाजा पट्टी में हो रहा है, वहां पे युद्ध के बाद निर्माण करना तो बुला लो, चीन को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चीन के अगेंस्ट अब ट्रेड वॉर शुरू हो गया, टैरिफ लग गया, यह चीन को अखड़ेगा। वहां चीन को दर्द होता है। और इसके आधार पे आप देखें, कभी चीन में कुछ समय पहले उप विदेश मंत्री दोनों आए थे, ईरान के भी और रशिया के भी, वहां बातचीत हुई थी। इन तीनों देशों के बीच में नेवल एक्सरसाइज भी हुआ है ईरान के खाड़ी के पास, वहां पे फारस खाड़ी जो भी है। और इस आधार पे जहां पे अभी सबसे बड़ा चीज जो यूएस ने की, गलती की है, जानबूझ से किया, चूंकि ये कुछ लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीन, और वहां से इंपोर्ट कर रहा है तेल का ईरान से, और इसके बदले में ऐसे सामान दे रहा है जिससे कहते हैं कि ईरान का जो ड्रोन है उसमें बन रहा है। इसलिए चीन के दो बड़े कंपनियों पे, एक तेल पर जो एक्सपोर्ट कर रहा है इसका, उस पे इसने बैन कर दिया अमेरिका ने। और इसके बाद से आपके सवाल का जवाब है, चीन को लगी है, चीन गुस्से में कह रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम दोनों का जो आर्थिक मदद है एक दूसरे का, कॉरपोरेशन है, उस पर आप उंगल ना उठाएं और उसके लिए कोई बातचीत नहीं करें, नहीं तो हम भी उसका जवाब देंगे। जी, देखते हैं क्या ये तीनों शक्तियां अगर आपस में मिलेंगी, ईरान, रूस और चीन, तो क्या कोई बड़ा धमाल वाकई में ट्रंप के दौर में हमें होते हुए दुनिया के अंदर नजर आएगा। लेकिन अब एक अजीबोगरीब खबर का रुख कर लेते हैं, जो आई है तुर्की से। इस्तांबुल में यहाँ इराक का दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास, उस पर लोग क्यों हमला कर रहे हैं सर? ये लगता है किसी ने भड़काऊ काम जानबूझ से किया, खासकर वैसे समय में जबकि वहां बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। और अभी पूरी कोशिश है, चूंकि तुर्की में वहां के इस्तांबुल के मेयर को उठा के जेल में डाल दिया गया, और लाखों लाख हैं जो चाह रहे हैं कि जैसे भी हो एर्दोगन का इस्तीफा लिया जाए। हो सकता है इसके पीछे वेस्टर्न पावर्स का भी हाथ रहा हो। ये मोटरसाइकिल से आते हैं कि 47 से ऐसी अंधाधुंध गोली चलाते हैं, चले जाते हैं, किसी पर निशाना भी संभवतः नहीं साधते हैं, कोई मरा भी नहीं है और ना ही कोई सामान हुआ है। इसलिए हो सकता है कि भड़काऊ काम किया हो। हालांकि इराक ने कहा है कि इतना जल्दी तुर्की ने इस पर कार्रवाई की है, इसलिए हम लोग बड़े खुश हैं, कुछ लोगों को संभवतः पकड़ा भी है। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे छोटे मोटे किसी बदमाश गुंडों का हाथ नहीं है, लेकिन एक बनी बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह एक कलर रेवोल्यूशन का हिस्सा, उसमें आग लगाने की बात है, वह चीज हो रही है। जी, कहीं ये कुर्दों की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि कुर्द जो है वो तुर्की के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, कुर्द जो है सीरिया में भी हैं, कुर्द जो है इराक में भी हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि तमाम के तमाम कुर्द जो है मिल जाएं आपस में और वो सब एक कुर्दिस्तान अलग से बना लें। पूरी संभावना है कुर्दिस्तान, और उसके साथ साथ यदि कहें तो मोसाद का हाथ हो सकता है। क्योंकि आप देखें ईरान के बाद से कोई ताकत यदि बढ़ रहा है और जिसके आर्म्स सबमिशंस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके यूएवीज पूरे आप देखें तो आर्मेनिया, अजरबैजान से लेके और सूडान और उस तरफ के क्षेत्रों में भी इसका महत्व बढ़ रहा है और वो जा रहा है। यूक्रेन में तो था ही था, और ऐसे मुहाने पर बैठा हुआ है,
ब्लैक सी से जुड़ता हुआ जो क्षेत्र है, जहां से कि रूस से जो आर्म्स अम्युनिशन जाता है उस पर भी नजर रख सकता है। इसलिए उसका बहुत महत्व होता है, और इसलिए उसके ताकत को कम करने के लिए, चूंकि वह उसका आधार कहां बढ़ा रहा है मिडिल ईस्ट में, वही काम करना चाह रहा है जो ईरान करना चाह रहा है, रिलीजन के आधार पे। बिल्कुल। तो तुर्की के खिलाफ एक सोची समझी साजिश हो सकती है, वहां के इराकी दूतावास पर हमला, वैसे भी वहां प्रोटेस्ट दुनिया भर के चल रहे हैं, खबरें और भी थी, वक्त का तकाजा है, यहीं छोड़ देते हैं। आपका शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की करेंगे प्रयास। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।